पार्ट ट्रीट होता है, लेकिन इतनी सब्जेक्टिव चीज नहीं आपके कोर्स में। याद रखना, अब ये एक सवाल आया, एग्जामिनर ने इसको पैकिंग मटेरियल दिया और आपसे एक्सपेक्ट किया कि आप उसको क्या ट्रीट करो, आप उसको डायरेक्ट मटेरियल ट्रीट करो, ठीक है। अच्छा, फिर पैकिंग मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल कब होता ना? जब आप इन्वेंट्री बेचते हुए पैकिंग करके देते हो, ये इनडायरेक्ट मटेरियल। जब आप बेच रहे होते ना सेलर के लिए, उस स्टेज के ऊपर मटेरियल पैकिंग मटेरियल यूटिलाइज करना, ये इनडायरेक्ट मटेरियल है, ठीक है जी। आमतौर पर इनडायरेक्ट मटेरियल में पैकिंग मटेरियल आता ही हुआ है जो हम गुड्स बेचते हुए क्या करते हैं, पैक करके देते हैं। अगर हमने रॉ मटेरियल खरीदा है, किसी पैकेट में खरीदा है, उसके लिए ज्यादा पैसे पे किए हैं, ये जनरली डायरेक्ट मटेरियल में काउंट होता है, ठीक है जी। लेकिन जब आप गुड्स बेचते हुए पैकिंग करके देते हो, ये क्या है, ये डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है जी। अच्छा, अब बहुत इस पे भी डिस्प्यूट है, लोग कहते हैं जी अच्छा क्योंकि स्टैंडर्ड में क्लियर नहीं लिखा हुआ, स्टैंड में लिखा जनाब अगर बड़ा एक लाइन लिखी, अगर पैकिंग मटेरियल रॉ मटेरियल का इंटीग्रल पार्ट, अब ये भी नहीं लिखा है, रॉ मटेरियल भी वर्ड यूज लीजिए, गुड्स का इंटीग्रल पार्ट। तो सर सेल्स करते वक्त, परचेस करते वक्त क्या करें, इस पे सब्जेक्टिव चीजें हैं। कोई बंदा पैकिंग मटेरियल को ओवरहेड्स में काउंट कर देता है इनडायरेक्ट के नाम पे, कोई इसको कहां काउंट कर देता है, डायरेक्ट में काउंट किया। इससे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की फिगर डिफरेंट आएगी नहीं, लेकिन कॉस्ट की क्लासिफिकेशन में फर्क आ जाएगा, एक डायरेक्ट है दूसरा इनडायरेक्ट है। आपको क्या करना चाहिए पेपर, आपको जो भी करना है ना नीचे लिख दीजिए। आपके लेवल पर एग्जामिनर को ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि आपको पैकिंग मटेरियल का एग्जैक्ट नेचर डिटरमिन करके क्लासिफिकेशन बताओगे, नहीं। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं पैकिंग मटेरियल आए, आप उसको डायरेक्ट रीड कर लेना, नीचे लिख देना कि मैं अज्यूम कर रहा हूं पैकिंग मटेरियल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गुड्स, बस एक लाइन लिखना पक्का। आपके एग्जामिनर ने यही किया जब एक दफा सवाल पूछा, ये भी नहीं बताया पैकिंग मटेरियल यूज कहां हो रहा है, ये परचेस में यूज हो रहा है, स्टोर करने में यूज हो रहा है, बेचने में यूज हो रहा है, और उसको क्या ट्रीट किया उसने, डायरेक्ट मटेरियल ट्रीट किया, ठीक है। आगे देखते हैं, ये कह रहा है सोया फ्राई लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स कुकिंग ऑयल। इस लफ्ज से वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप अज्यूम कर लेंगे जो कुकिंग ऑयल हाथों में नहीं देंगे कस्टमर को, नाम को लेके आए होंगे, ठीक है, इसका रॉ मटेरियल नाम बेचते हो हाथों में देंगे, तो हम क्या करेंगे सर, इसको क्या ट्रीट करना है, डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन आप ये अजम्पशन लिख देना, ठीक है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू द परचेजेस एंड ओवरहेड्स। परचेजेस, इससे भी ये पता चला कि इसने पूरी परचेजेस को क्या ट्रीट किया, ओवरहेड ट्रीट नहीं किया, क्योंकि ऊपर से क्या लिखा है परचेजेस एंड ओवरहेड्स। तो परचेज में है क्या, रॉ मटेरियल परचेज इंक्लूडिंग 17% सेल्स टैक्स, इसमें सेल्स टैक्स आपने क्या करना है। अच्छा एक बात बताइए, 7,500 100% है या 117% है, ये 117% है, इसमें से 17% निकालना है। पहले इसको 1.17 से डिवाइड करना और फिर 17% से मल्टीप्लाई करके सेल्स टैक्स बाहर निकाल देना। फिर पैकिंग मटेरियल परचेज, ये भी डायरेक्ट मटेरियल है। फिर सेटलमेंट डिस्काउंट ऑन रॉ मटेरियल, क्या करेंगे सर, मैंने आपको कहा था किसी भी रंग और नस्ल मजहब का डिस्काउंट, तो आप इसको क्या करेंगे, परचेज की कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मटेरियल रॉ मटेरियल में इतना पे किया, पैकिंग मटेरियल में इतना पे किया, सर हमारी नजर में दोनों ही डायरेक्ट मटेरियल, दोनों को ऐड कर देना, कोई टेंशन नहीं, 300 ले लेना। फिर ओवरहेड्स की डिटेल है, क्या इसने कहा कि फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसने क्या कहा, ओवरहेड में सबसे पहली चीज क्या है, उसने कहा रेंट का ब्रेकअप, ये कि फैक्ट्री के लिए रेंट दिया आपने, ये फैक्ट्री का रेंट है, ये कैपिटलाइज होना चाहिए, अब फिनिश गुड्स के लिए कैपिटलाइज होना चाहिए। अब इसके लिए एक पूरा हिसाब किताब से प्यारे बच्चों बोर्ड में देखिए, और ये अच्छे तरीके से समझ लेना, ये मेरे पास रॉ मटेरियल का स्टोर है जिसको आप वेयरहाउस करें, ये बराबर में क्या दिया हमारी फैक्ट्री है, और ये फिर हमारे पास क्या जी फिनिश गुड्स का स्टोर। बोर्ड में देखना अच्छे तरीके से, यहाँ पर रॉ मटेरियल आगे रखा जाता है, ला के रखा जाता है, क्यों, क्योंकि हमें ये लगता है कि जी स्टॉक पहले परचेज करना चाहिए, बाद में महंगा मिलेगा, एक्स वाई जेड 10,000 रीजन। ऐसा स्टैंडर्ड कहता है जी इस रॉ मटेरियल स्टोर की का जो रेंट है ना, उसको आप प्रोडक्शन ओवरहेड में ना डालें, अनलेस के रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन से पहले स्टोर करना जरूरी हो, ये प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट हो, क्योंकि रॉ मटेरियल आते यूज नहीं होता, ला के पहले उसको ठंडा किया जाता है, उसके बाद वो काबिल यूज होता है। तो अगर ऐसा है कि रॉ मटेरियल को स्टोर करना फर्दर प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, तो फिर ये वाला रेंट क्या होगा, कैपिटलाइज होगा। आपका एग्जामिनर इसको हमेशा कैपिटलाइज करता है, किसमें, रॉ मटेरियल में नहीं, किसमें, फिनिश गुड्स के अंदर। वो कहता है फिनिश गुड्स बनाऊंगा तो कैपिटलाइज करूँ, ऐसा वो कहता है जी मेरा रॉ मटेरियल 5 रुपए का, 1 रुपए की इस पे क्या लगी स्टोरेज कॉस्ट, ये नहीं कहता मेरा रॉ मटेरियल 6 रुपए का हो गया, वो इसको रॉ मटेरियल में डालता है, इसको किसमें डाल देता है, ओवरहेड्स। ऐसा इसका मतलब मैं अज्यूम करूंगा कि रॉ मटेरियल स्टोर में जो रेंट पे हो रहा है वो रॉ मटेरियल में कैपिटलाइज नहीं होगा, इसमें कैपिटलाइज होगा, फिनिश गुड्स बनाते हुए ओवरहेड्स में डाल के हम उसको कैपिटलाइज करेंगे। ऐसा अब बताओ जी फैक्ट्री का रेंट, ये भी ओवरहेड है, ऐसा प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर आ रही है। सर फिनिश गुड्स का रेंट, सर ये प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट नहीं है, ये फिनिश गुड्स के अंदर रेंट। अब बताओ अगर मैं आपसे पूछूं ये रेंट है कितने का, 2700 का, तो इसमें वो कह रहा है फैक्ट्री का रेंट है 2000, इसको तो अनडिस्प्यूटेडली प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट होना चाहिए। फिर वो कह रहा है वेयरहाउस 50% रॉ मटेरियल का वेयरहाउस, 10% पैकिंग मटेरियल का वेयरहाउस, ये दोनों निकाल के आपने ओवरहेड में डालना है, लेकिन 40% ये नहीं डालना, ये प्रोडक्शन ओवरहेड में नहीं जाएगा, क्यों, प्रोडक्शन होने के बाद ये इनकम हो रहा है। फिर शेल्फ स्पेसिंग इन सुपरमार्केट, ये क्या है सर, ये तो इवन बिकने के बाद सेल होते वक्त का खर्चा है, ये तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए प्रोडक्शन। आप बताएं रेंट में कौन कौन सा प्रोडक्शन ओवरहेड आ रहा है सर, फैक्ट्री वाला आ रहा है, रॉ मटेरियल का वेयरहाउस उसका आ रहा है, और पैकिंग मटेरियल का आ रहा है, ठीक है जी, तो रेंट आप अकॉर्डिंगली ले लेना। फिर वो कह रहा है जी सैलरीज एंड वेजेस, अब इसके अंदर पता नहीं कितनों की सैलरी होगी, कितनी है जी 2500, उसने कहा 2500 में से 60% मैन्युफैक्चरिंग है और 40% एडमिन, इसको तो पहली बार थी, ये तो नॉन मुस्लिम। ऐसा
ये अब आ गया मुसलमानों में। अब इसके अंदर भी फिरकेबाजी है, ठीक है ना। इसके अंदर दो फिरके हैं सर। दो कौन से फिरके? एक सर वो कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सैलरी में 70% डायरेक्ट है, ठीक है जी, ये 70% डायरेक्ट आ गया। ये आ गया जी हमारे पास सुन्नी मसलक, और वो कह रहे हैं जी इनडायरेक्ट कितना जी 30%। ये हमारा जो है वो शिया मसलक आ गया, और ये हमारे नॉन मुस्लिम भाई आ गए, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताएं सर, आपने प्रोडक्शन में क्या डालना है, ये इसमें ओवरहेड्स में क्या डालना है? सर आपने टोटल सैलरी एंड वेजेस का 60% लेके 70% डायरेक्ट लेबर में डाल देना, और 60% का 30% लेके ओवरहेड में डाल देना। 40% आपने कहीं पे भी इनकॉर्पोरेट नहीं करना, या आपने नॉन मैन्युफैक्चरिंग, अगर पीएनएल बनता तो उसको क्या करते हैं, नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के अंदर डाल देते, पक्का। फिर उसने कहा अच्छा जी, फिर उसने कहा ये दूसरे नंबर पे तो ये हो गया ना आयन। उसने कहा भाईजान ये अदर ओवरहेड्स में भी आप हम दलील करते हैं, ये कितने का जी 5000 का। उसने कहा अदर ओवरहेड्स में, हमने ये थोड़ी लिखा प्रोडक्शन ओवरहेड्स। उसने कहा अदर ओवरहेड्स में हमारे पास कहानी है, अच्छा ये रहा सर 80% मैन्युफैक्चरिंग है, 20% तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग को हटा देना, मैन्युफैक्चरिंग आप लेना। अब इसमें से ओवरहेड में से लेबर निकालने की कोशिश, ठीक है, सैलरीज में चलिए बस। फिर फिक्स ओवरहेड ये भी आपके पास 60% जो है वो मैन्युफैक्चरिंग है, और 40% नॉन मैन्युफैक्चरिंग है, देख लो इसको भी। फिर जी आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है। आप बताओ यहाँ पर भी कौन सा मेथड चलेगा, परपेचुअल या पीरियोडिक? परपेचुअल ज्ञान चल ही नहीं सकता, क्योंकि डेट वाइज डाटा थोड़ी दिया हुआ है ऐसा। तो बताओ तो सबसे पहले क्या मालूम करना है? रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसके बाद आपने क्या मालूम करना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, उसके बाद आपने क्या मालूम करना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स। शाबाश, शुरू हो। सर मेरे पास सबसे पहले रॉ मटेरियल, बोर्ड भेजना दोस्त। एक मेरे पास सर रॉ मटेरियल है, दूसरा मेरे पास पैकिंग मटेरियल है। ओपनिंग पड़ा हुआ है सर, ओपनिंग आप यहाँ से उठा सकते हो। ओपनिंग 5000 और 700 है। परचेजेस सर मेरे पास ऊपर आ रही है 60,500। इसको पहले हम जो है वो सफाई कर देते हैं अंदर से, डिवाइडेड बाय 117% मल्टीप्लाई बाय 100% कर, सीधा सीधा, ताकि आपको बेस प्राइस मिल जाए जिस पे 17% लगा है। कितना आ रही 51 0.4 जाने देते हो। अच्छा फिर वो कह रहा है कि हमने पैकिंग मटेरियल परचेज किया 2050 का, फिर उसने हमें डिस्काउंट मिला है रॉ मटेरियल पे 400 रुपये। फिर हमने पैकिंग मटेरियल और इस पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे की 300 की। 70 और 30% अगर मैं डालूं तो कोई मसला नहीं बेटा, 210 और 90। अब आप यहाँ तक पहुंचोगे, अब इसमें क्लोजिंग माइनस कर दें। क्लोजिंग स्टॉक कितना भैया? सर मेरे पास 285 और 7780 कितना रही? 48 2 555 ऐड करो 51 ये आ गया हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम नेट, ठीक है। अच्छा अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। सबसे पहले प्यारे बच्चों मुझे बताओ, मेरे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम 51,294 ऐसा। अच्छा अब मैं यहाँ ले रहा हूँ जनाब लेबर, और मैं यहाँ ले रहा हूँ प्रोडक्शन ओवरहेड, ऐसा। अब एक एक करके हम लेते हैं। सबसे पहले सर अगर आप जाए ना तो आपके पास रेंट आ रहा है। रेंट कितने का? 2700 का। 2700 में से 2000 का फैक्ट्री का रेंट है, तो फैक्ट्री का रेंट तो ले लें प्रोडक्शन ओवरहेड कितने का भैया? 2000। फिर उसके बाद रेंट में कह रहा है वेयर हाउस 60%। इस 500 का 60% हमारे जो है ना वो मटेरियल से रिलेटेड रेंट है, ठीक है जी। 60% 500 का, तो मैं रेंट ले लूँ जनाब मटेरियल वेयर हाउस रेंट कितना? 500 का 60% कितना? 50 और 10 60 होगा ना, दोनों मिला के ले लिया हम। फिर सर ये 40% इग्नोर करना है, और ये जो फिनिश गुड्स की स्पेस का रेंट है ये भी इग्नोर करना है। फिर आप सैलरी देन वेजेस, अब इसका ब्रेकअप बनाते हैं। सैलरी देन वेजेस में सबसे पहले है कितने का जी सैलरी देन वेजेस? सर 2500 रुपये का, बोर्ड में लेना, ये 2500 रुपये की टोटल सैलरी देन। सबसे पहले हो गया इसमें 60% मैन्युफैक्चरिंग है, और 40% इसके अंदर नॉन मैन्युफैक्चरिंग। जो 60% है वो 1500 बनता है, और जो 40% है वो 1000 बनता है। इस 1500 के भी दो इससे, उससे इसमें 70% डायरेक्ट है, बाकी इनडायरेक्ट है, तो 70% निकालो जरा। ये डायरेक्ट वेजेस है, और मेरे पास 30% सर इनडायरेक्ट वेजेस है 450। तो एक ओवरहेड में चला जाएगा, एक लेबर में चला जाएगा, एक लेबर में चला जाएगा, एक प्रोडक्शन ओवरहेड में चला जाएगा। तो 1050 ले लें इधर, और यहाँ ले लें जी मेरे पास सर इनडायरेक्ट लेबर कितने का? बस हो गया। आगे बढ़े दोस्त। सर मेरे पास अदर वेरिएबल ओवरहेड्स 80%, 5000 के अदर वेरिएबल ओवरहेड्स, इसका 80% हमारा प्रोडक्शन से रिलेटेड है। 5000 का 80% क्या है मेरे बच्चों? फिर अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स, अदर फिक्स्ड ओवरहेड में 60% प्रोडक्शन से रिलेटेड है, 1500 का 60% कितना? बस, और तो कुछ नहीं है। अब बताएं जी मेरे पास ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी कितने की?
5 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये ओवरहेड आएगा मनुष्यों कितना, अब ऐड करो उसको कितना 5 पक्का। अब 5994 में ये हमारे पास क्या जी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टोटल, अब हमने ऐड करना है ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP यहाँ से लेस करना है। ये मेरे पास जी 1950 ओपनिंग है और 3000 से हमारे पास क्लोजिंग है। 19,000 का ओपनिंग है, 1950 50 फिर आओ कर दो जी 589। अच्छा ऐसे मांगा क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मांगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर मांगा, बस यही रुक जाओ, आगे भी कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकाल सकते हो, लेकिन जितना मांगा है उससे 1 इंच भी जा सकते हो, फायदा नहीं, आप चाहो तो निकाल सकते हो। ठीक है पक्का जी, अपने पास सेटिंग डालें NRV जी।